रूपर्ट लो के कारण ब्रिटिश पाकिस्तानी मुस्लिम आर गिरोह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। कुछ ऐसा जो ब्रिटिश सरकारों को करना चाहिए था, वह रूपर्ट लोव ने एक स्वतंत्र सांसद के रूप में किया है। लेकिन इससे धोखा मत खाइए, इससे यह मत सोचिए कि यह कोई शौकिया रिपोर्ट है। उन्होंने कानूनी टीमों को भी शामिल किया था। मैंने अपने चैनल पर इस जांच के बारे में पहले भी विस्तार से बात की है, क्योंकि हमारी अपनी नूरिया खान ने भी उस जांच में हिस्सा लिया है। उनसे इसलिए पूछा गया क्योंकि उन्हें इस्लाम व संस्कृति की अच्छी समझ है और वे जानती हैं कुछ मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं। रूपर्ट लोव ने उनसे आकर अपनी विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए कहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको उनका वीडियो क्लिप ही दिखा दूं। हम शायद उन्हें चैनल पर बुलाकर विस्तार से इंटरव्यू ले। रूपर्ट लोव ने काफ़ी कुछ किया है, ये सचमुच काबिले तारीफ है, और मीडिया उनके पीछे पूरी तरह पागल हो गई है। वे लगातार एक के बाद एक लेख प्रकाशित कर रहे हैं और रूपर्ट लो पर तीखे और अनुचित हमले कर रहे हैं। उदाहरण के लिए इसे देखिए, इंडिपेंडेंट की ये हेडलाइन, रूपर्ट लो तेजी से वो सबसे खतरनाक आदमी बनते जा रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा, BBC। और मजेदार बात यह है कि इन मुख्यधारा की मीडिया में से किसी ने भी असल में उस रिपोर्ट को कवर नहीं किया है, जो कि 200 या पता नहीं 200 पेज लंबी है। मैंने उसे डाउनलोड कर लिया है। इसे देखिए, 35.2 मिलियन व्यूज इस रिपोर्ट ने हासिल किए हैं। रूपर्ट के अनुसार 1 मिलियन से अधिक लोगों ने यह रिपोर्ट डाउनलोड की है। तो आप जानते हैं ये वाकई काबिले तारीफ है। तो चलिए नूरिया खान की बात सुनते हैं। उनका अभी अभी GB न्यूज़ पर इंटरव्यू हुआ था। देखते हैं वो क्या कहती हैं। हम संसद में उन लोगों के नाम बताने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं जहां हम किसी कानूनी मामले को प्रभावित नहीं करेंगे, ताकि हर कोई जान सके कि वे लोग कौन हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्हें इसे संभालना चाहिए था लेकिन वे इसमें नाकाम रहे। तो ये बहुत लंबा, कठिन और थकाऊ 16 महीनों का समय रहा है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि ब्रिटिश जनता का हर सदस्य इसे पढ़ने का समय निकाले। ये सीधा साधा नहीं है, इसमें समय लगेगा, लेकिन इसे समझना जरूरी है और इससे निपटना भी जरूरी है, और वो भी अभी। हम मार्लन वेस्ट से बात करने की उम्मीद कर रहे हैं, जो रेप गैंग शोषण की पीड़िता के पिता हैं और इस रिपोर्ट से जुड़े हैं। हम अभी इस समय उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि जैसे ही संभव हो सके हम उनसे बात करें। नूरिया खान अब मेरे साथ हैं। मुझे खुशी है कि वो हमारे कार्यक्रम में फिर से शामिल हुई हैं। नूरिया, शुभ संध्या और जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप पसंदीदा मेहमान बन रही हैं क्योंकि आप सामान्य समझदारी की बातें करती हैं। जांच में पता चला कि पुलिस ने पीड़ितों को हतोत्साहित किया, सबूत नष्ट किए और कुछ मामलों में वे नेटवर्क की सक्रिय सदस्य भी थी। सामाजिक सेवा तंत्र ने बच्चों को ऐसे घरों में रखा जो तस्करों के अड्डे बन गए। NHS ने यौन शोषण के संकेतों पर कार्रवाई नहीं की और बच्चों को शोषकों के पास लौटा दिया। स्कूलों ने बाल सुरक्षा संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज किया और पीड़ितों को दंडित कर बाहर कर दिया। कार्यकारी सारांश में लिखा है, बलात्कार गिरोह नेटवर्क में अधिकांश पुरुष मुस्लिम पृष्ठभूमि के थे, खासकर पाकिस्तानी, साथ ही सोमाली, ईरानी, सीरियाई, तुर्की और अन्य मुस्लिम मूल के छोटे समूह भी थे। इसमें बताया गया है कि मुस्लिम श्रेष्ठता का सिद्धांत, जो कुरान की आयतों से लिया गया है, मुसलमानों को सबसे ऊपर मानता है और गैर विश्वासियों को सही करने का कर्तव्य देता है। गिरोह सदस्य अपने अपराधों को इस्लामी निष्ठा और दूसरों से दूरी बरतने के सिद्धांतों से उचित ठहराते हैं। ये गैर मुसलमानों से दुश्मनी, पुरुषों की महिलाओं पर श्रेष्ठता, जबरन शादी, सहमति की न्यूनतम आयु की सीमा न होना और महिला कामुकता को खतरनाक मानना शामिल करता है। एक ऐसी यौन दासता व्यवस्था जिसमें गैर मुस्लिम बंदियों से संबंध की अनुमति और धार्मिक रूप से स्वीकृत पदानुक्रम में गैर मुसलमानों को अधीनस्थ किया जाता है। और सिर्फ इतना नहीं, एक जरूरी बात देखें, सिर्फ ये पुरुष ही नहीं है, और यह सबसे बड़ा सबूत है कि यह सांस्कृतिक है। इसे देखिए, यह लेख 2017 में प्रकाशित हुआ था। इसे देखिए, गोरी लड़कियां गंदी हैं। ये बलात्कारी नहीं कह रहा है, ये उनकी पत्नियां कह रही है। एशियाई ब्रिटिश पाकिस्तानी मुस्लिम की पत्नियां, जैसा कि आपने सुना,
जाहिर है कि उनमें से 90% पाकिस्तानी मूल की थीं। अगर आप गहराई में जाए, वे पाकिस्तान के मीरपुर क्षेत्र से थीं। ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुषों की पत्नियां जो बलात्कार के आरोप में जेल में हैं, बताती हैं कि वे पीड़ितों को क्यों दोषी मानती हैं। मुस्लिम श्रेष्ठता की भावना, यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी लड़कियों को दोषी मानती हैं, क्योंकि यह सीधा कुरान से आ रहा है। क्योंकि वो प्रसिद्ध बदनाम जिल्बाब वाली आयत मुस्लिम महिलाओं से कहती है कि वे खुद को ढके ताकि उन्हें मुस्लिम पहचाना जा सके और छेड़ा ना जाए। शीर्ष मुस्लिम लेखक ने जेल में बंद बलात्कारियों के परिवारों को कहानियां साझा करने के लिए मनाया, लेकिन पत्नियां कहती हैं कि वे लड़कियों और उनके माता पिता को भी दोषी मानती हैं। हर एक ब्रिटिश व्यक्ति। इसीलिए हमने कहा था कि इस्लाम पश्चिम में ना हो। उनकी विचारधारा अलग है। हमें अपनी लड़कियों के सड़कों पर चलने, खेलने और अपने आप स्कूल जाने में कोई दिक्कत नहीं लगती। हमें नहीं लगता कि यह पश्चिमी संस्कृति में निहित है, और हम उम्मीद करते हैं कि पुरुष खुद को संभालेंगे और किसी भी असहाय बच्चे, लड़की या महिला को देखकर जानवरों की तरह उन पर हमला नहीं करेंगे। ये लोग ऐसा नहीं सोचते। ये लोग सोचते हैं कि अगर कोई लड़की खुली कपड़े पहनती है तो वो खुद बुलावा दे रही है। यही कुरान कहती है, उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। उमर, जो दूसरे खलीफा थे और मोहम्मद के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक थे, उन्होंने एक बार एक गैर मुस्लिम दासी के साथ जबरदस्ती की थी, और रमज़ान के पवित्र महीने में जब वो रोज़ा रखे हुए थे तब भी उन्होंने उसके साथ ऐसा किया। तो वो असल में अपने दोस्तों के पास, दूसरे मुस्लिम नेताओं के पास गए और उन्होंने कहा उन्हें उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि क्या उनका रोज़ा टूट गया। रोज़े में मुस्लिम पुरुषों को पत्नियों या सेक्स दासियों से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं होती। दोस्तों, यही संस्कृति है जिसका सामना हम कर रहे हैं। एक महिला ने पीड़ितों को गंदा बताया और कहा कि वे बिना इज्जत के कपड़े पहनती हैं। तो दोस्तों, यही संस्कृति है। अब रुया खान की बात सुनते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? मेरा मतलब है पीटर, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। काश हालात बेहतर होते, लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ कि आखिरकार ये रिपोर्ट सामने आई है, भले ही इसमें कुछ बातें कितनी भी डरावनी और परेशान करने वाली क्यों ना हो। मुझे इस प्रक्रिया में शामिल होने का सम्मान मिला, जहां मैंने इस्लामी सिद्धांतों और ब्रिटिश पाकिस्तानी परिवारों द्वारा इस्लाम की व्याख्या पर गवाही दी। तो दुर्भाग्यवश मुझे आपकी कही बात से सहमत होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हाँ, ये सब कुछ इसी का हिस्सा है जिसकी वजह से ये त्रासदी घटी, और यही बात इस जांच को खास बनाती है। और इसी वजह से मैं रूपर्ट लो का हमेशा आभारी रहूंगी, चाहे आप उनके बारे में कुछ भी सोचें। उन्होंने अब तक की किसी भी रिपोर्ट से आगे जाकर काम किया है, जे रिपोर्ट हो या केसी रिपोर्ट, इन सब से आगे। इस रिपोर्ट ने आखिरकार धार्मिक और आध्यात्मिक शोषण के बीच अटूट संबंध को उजागर किया है। यानी इस मामले में इस्लाम के साथ जो असली शोषण हुआ है उसका सीधा संबंध है। मैं ये बात बार बार कहती रही हूँ और कई विसल ब्लोअर भी यही कहते आए हैं। हमने वर्षों पहले पीड़ित सर्वाइवर्स की गवाही ली है, जिसमें वे बार बार यही कहती रही हैं कि उनके साथ कुछ खास शब्द बोले गए थे। जब उन्हें पीटा जा रहा था, उनके सामने कुरान की खास आयतें पढ़ी गईं। उन्हें अपने अपराधियों से नस्लीय मंशा के संकेत मिले थे, आप जानती हैं, जब वे उन्हें बुलाते थे। और मुझे ये बातें ऑन एयर कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वे उन्हें सफेद गंदगी और स्लैग्स जैसे शब्दों से बुलाते थे, और वे ये सुनिश्चित करते थे कि पाकिस्तानी संदर्भ में जब आप गोरा शब्द कहते हैं तो वो उनकी भाषा में सचमुच सफेद के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर वो शरिया कानून को भी लागू कर देते थे जब भी उन्हें जरूरत होती थी, ताकि कभी कभी इन छोटी लड़कियों की जबरन शादी करवा सके। और फिर वे उन लड़कियों को अपनी पत्नी की तरह मानते थे, जिन्हें वे कुरान के अनुसार पीट भी सकते थे। और जब वे किसी मेडिकल अपॉइंटमेंट पर जाती थीं, जैसे गर्भपात करवाने या किसी और चीज के लिए, जब अत्याचार बहुत बढ़ गया हो, तो उन्हें अपने से 5 फीट पीछे चलने के लिए मजबूर करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें इस्लाम का कितना बड़ा योगदान है। हमें पीड़ित सर्वाइवर्स की बात पर भरोसा करना चाहिए, जब उन्होंने सालों पहले बताया था कि ग्रूमिंग गैंग्स आतंकवादी नेटवर्क जैसे काम करते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि वे भर्ती करते हैं और उनकी विचारधारा और उनके तर्क बिल्कुल वही हैं जैसे इस्लामिक आतंकवाद में होते हैं। ये उसी का विस्तार है।
और मैं बहुत आभारी हूँ कि रिपोर्ट में जिहाद के बारे में बताया गया है। और आप समझती हैं कि गैर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की अवधारणा में यौन दासियों को रखना भी शामिल है। ये वैसा ही है जैसे किसी भी स्थिति में यौन युद्ध, जिसमें आप स्थानीय आबादी और ब्रिटिश राज्य को अपमानित करना चाहते हैं। हम पहले इन निष्कर्षों पर पहुंचने में इतने संकोची क्यों और कैसे रहे हैं? क्या ये सिर्फ इस डर से है कि हमें नस्लवादी कहा जाएगा? क्योंकि ये कई अलग-अलग तरीकों से सामने आया है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि लोग इसे उजागर नहीं कर रहे हैं या ये बातें नहीं कह रहे हैं। ये कई रूपों में दिखता है, जैसे लोग कहते हैं, मुझे नस्लवादी ना कहा जाए, इसलिए मैं बाल संरक्षण को लेकर चिंता नहीं उठाऊंगा। मैं इसे सोशल सर्विसेज को नहीं भेजूंगा, या फिर सोशल सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा विभाग इसे नजरअंदाज कर देंगे या इसकी प्राथमिकता कम कर देंगे। मेरा मतलब है, हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो एक बहुआयामी व्यवस्थित विफलता है। मेरा मतलब है, जैसा कि आरोप लगाया गया है, इस देश में 2,50,000 महिलाएं और लड़कियां 149 स्थानीय प्राधिकरण जिलों में, यानी यूनाइटेड किंगडम के सभी जिलों में से 40%। ध्यान देने वाली बात है कि अधिकतर दुर्व्यवहार लेबर पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में हुए। तो हाँ, हमने कुछ पुलिस अधिकारियों की गवाही सुनी है जिन्होंने कहा कि उन्होंने जांच नहीं की क्योंकि वे नस्लवादी नहीं दिखना चाहते थे। मुझे लगता है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये सही विवरण है, क्योंकि हम जानेंगे और कुछ लोग पहले से ही ऐसा कह रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लेबर पार्टी और पुलिस बल के कई लोग वास्तव में शामिल थे, जिन्होंने इसे छुपाया ही नहीं बल्कि इसमें हिस्सा भी लिया। सवाल है, टोरी पार्टी ने इस पर चुप्पी क्यों साधी? सिर्फ लेबर पार्टी ने ही इस पर कार्रवाई नहीं की, यह समझ आता है। वे मतदाताओं को नाराज नहीं करना चाहते और शायद वे भी इसमें शामिल हों। तो लेबर पार्टी के नेताओं या लेबर पार्टी के लिए इसे छुपाना समझ में आता है। लेकिन टोरी पार्टी का क्या हुआ? टोरी पार्टी ने क्यों किया? क्या हमारी लोकतंत्र ऐसे ही काम करती है? मुझे लगता है यही वह जगह है जहां पश्चिम का पतन शुरू हुआ। अगर आप थोड़ा सा दूर से देखें तो यही चीज ऑस्ट्रेलिया में भी हुई थी। मुझे अमेरिका के बारे में नहीं पता, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के संदर्भ में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ। और ये तब की बात है जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया भी नहीं था। एक और तुलना करने दीजिए, पहले मैं यूके के बारे में बात पूरी कर लूं। मैं टीवी पर कहीं एक राजनीतिक टिप्पणीकार को सुन रहा था जहां वह ये कह रहा था, ब्लेयर सरकार के बाद टोरी पार्टी ने किसी तरह ब्लेयर सरकार द्वारा लाए गए बदलावों को नए डिफॉल्ट के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने थैचरवादी सिद्धांत छोड़ दिए और सोचा, अब दुनिया बहुसांस्कृतिक होगी, यही नया सामान्य है, इसे स्वीकार करते हैं। अब अगर आप इसे ऑस्ट्रेलिया में देखें तो हमारी गठबंधन पार्टी, जो लिबरल्स और नेशनल्स के बीच गठबंधन है, उन्हें ज्यादा राष्ट्रवादी होना चाहिए था। उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दाईं ओर होना चाहिए था। लेकिन हावर्ड सरकार के बाद वे भी बाईं ओर चले गए और हमारी दोनों राजनीतिक पार्टियां मूल रूप से वामपंथी पार्टियां बन गईं। इसलिए उन्होंने बहुसांस्कृतिकता की बुराइयों पर बात बंद कर दी। इसीलिए मुझे लगता है कि जो संतुलन होना चाहिए था दाएं और बाएं राजनीति के बीच, जो एकदम स्वस्थ संतुलन हमारे समाज को संतुलित रखने के लिए था, वह पूरी तरह से बिगड़ गया और हम सब मिलकर बाएं ओर बहक गए। इससे उदासीनता, बेपरवाही और बहुसांस्कृतिकता की बुराइयों की अनदेखी करने की संस्कृति बन गई। तो इस पर मेरी यही राय है। और इसे देखिए वे किस तरह के विज्ञापन निकाल रहे थे। इसे देखिए। नमस्ते। वे लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे थे। वे शरणार्थियों को यूके आने के लिए आकर्षित करने के लिए स्कूल की लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब ये कितना विकृत है। श्यामा नमस्ते और वेल्स में आपका स्वागत है। हम जानते हैं शरणार्थी होना आसान नहीं है, वे बहुत झेल रहे हैं। अपने देश छोड़ना कठिन है, लेकिन वेल्स आपको अपनापन महसूस कराना चाहता है। वेल्स रिफ्यूजी काउंसिल आपकी सहायता के लिए है। वेल्स को शरद स्थली राष्ट्र माना जाता है, जो हर किसी का स्वागत करता है। हम आपकी क्षमताओं को पहचानते हैं। वेल्श रिफ्यूजी काउंसिल मदद करता है। इसमें शामिल है, यह एक विज्ञापन है जिसे वेल्श काउंसिल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। खैर, चलिए वापस नूरिया खान की ओर चलते हैं। हाँ, मेरा मतलब है यहाँ कई अलग अलग कारक काम कर रहे हैं पीटर, लेकिन निश्चित रूप से हर जगह यह एक बड़ी चिंता थी कि किसी विशेष जातीय अल्पसंख्यक के अपराधियों से निपटते समय कहीं हमें नस्लवादी न कह दिया जाए।
मैं मानती हूँ कि इस क्षेत्र में काम करते हुए हमने समूह आधारित बाल यौन शोषण और चेतावनी संकेतों की पहचान में काफी प्रगति की है। यहाँ तक कि जब आप जानती हैं बुनियादी तौर पर ऐसा लगता है कि ठीक है ये एक संवेदनशील लड़की हो सकती है और वो अब ये नशे का सेवन कर रही है या वो लंबे समय तक गायब रहती है, पर ये वजह नहीं कि आप केस बंद करें, नजरअंदाज करें या कहें कि उसे व्यवहारिक समस्याएं हैं। आपको फिर भी और आगे बढ़कर केस की जांच करनी चाहिए और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं उठानी चाहिए। मुझे लगता है हर स्तर पर विफलताएं थीं, चाहे कॉलेज ना पहुंचना हो या सोशल केयर वर्कर्स का उपेक्षापूर्ण व्यवहार, और कुछ मामलों में उनकी संलिप्तता भी थी। साथ ही इनमें से कुछ लोगों से शादी भी की गई। अगर आप जांच में गवाहियां देखें तो पता चलेगा कुछ सोशल केयर वर्कर्स ग्रूमिंग गैंग्स के पीड़ितों के भाई बहनों से शादी कर रहे हैं। वे इस चक्र में पूरी तरह शामिल हैं। मैंने करीब 1 साल पहले एक कहानी की थी जिसमें एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र था जो कमजोर युवाओं के लिए बने केयर सेंटर्स से जुड़ा था, जो किशोरावस्था के अंतिम सालों में हैं, जिनकी ज़रूरतें जटिल हैं या जिन्हें ये सेंटर्स लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल के गार्ड्स द्वारा कैदियों के साथ दुर्व्यवहार से कैसे अलग है, खासकर अगर वे पुरुष गार्ड्स हैं और महिला कैदियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये उससे कैसे अलग है? अपने लिए खाना बनाना, सफाई करना और खुद का एक छोटा कमरा होना फॉस्टर केयर में रहने के बजाय, ऐसे कामों के लिए लोगों की भर्ती करना बहुत मुश्किल होता है। और हुआ ये कि इन रेप गैंग्स के आसपास के लोग, जैसे कि बहनें, भाई या जो भी थे, वे ऐसे कामों के लिए जा रहे थे और उनके अंदर लोगों को भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे। 1 साल पहले मैंने इस बारे में किसी के साथ बेहद झकझोर देने वाला इंटरव्यू किया था। मैं जानना चाहता हूँ नूरिया, आप उन लोगों से क्या कहेंगी जो कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है? ये इस्लाम का एक विकृत रूप है। ज्यादातर मुसलमान ऐसे इबादत या सोचते नहीं हैं। आप इस पर क्या कहेंगी? ज़्यादातर मुसलमान इस्लाम के विकृत रूप के तहत ही रहते हैं। ये लोग मुहम्मद के इस्लाम के ज़्यादा करीब है बनिस्बत उस तथाकथित मुख्य धारा मुस्लिम समुदाय के। देखिए, ज्यादातर मुसलमान ऐसा नहीं करते, लेकिन सच है कि देश में अंग्रेज लड़कियों के साथ बड़े पैमाने पर अन्याय हुआ और इसे मुस्लिम वोट बैंक के लिए छुपाया गया। मैं खुद भी इस धर्म में विश्वास करती थी। वही आयतें जिन्हें आप देखती हैं कि इस जांच में योगदान देने वाले हर किसी ने उद्धृत किया है, जिसमें एक सज्जन भी शामिल हैं। अयान हिरसी अली जैसे पूर्व मुस्लिम इस्लाम विशेषज्ञ और सिस्टम के भीतर रहे विसल ब्लोअर जिन्होंने इस धर्म का अध्ययन किया है। मैं बता सकती हूँ कि ऐसी आयतें, भेदभाव और इस्लाम का गैर मुस्लिम महिलाओं को देखने का तरीका ही वजह था कि मैंने ये धर्म छोड़ा। एक महिला होने के नाते मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि कुरान में लिखा है गैर मुस्लिम महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार हो, और मुस्लिम महिलाएं खुद को ढकती हैं ताकि उनके साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण न हो, जबकि बाकी के साथ ऐसा होना स्वीकार्य माना जाता है। और अगर आप फिर से ग्रूमिंग गैंग्स को देखें तो उन्होंने इंग्लिश लड़कियों को निशाना बनाया, सिख लड़कियों को निशाना बनाया और हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया। इसमें क्या समानता है? ये सभी गैर मुस्लिम हैं। सभी शामिल लोगों की अलग अलग जातियों को देखिए, इसमें क्या समानता है? वे मुस्लिम हैं। तो मैं बिल्कुल कहूंगी पीटर, अब हम और नजरअंदाज नहीं कर सकते। धार्मिक शोषण इसमें बड़ा हिस्सा था और इसे इस्लाम के ग्रंथों से मंजूरी मिली। अब आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, खासकर जब एक वैधानिक जांच चल रही है, ये अभी शुरू ही हुई है और काफी धीमी रही है, और सरकार की पार्टी में इतने लोग, लेबर पार्टी में भी इतने लोग इसे नहीं चाहते थे। लेबर पार्टी के डिप्टी लीडर ने इसे डॉग विसल पॉलिटिक्स बताया। अब ये स्थापित हो चुका है, ये होगा, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। और आज जिसे एक गैर वैधानिक जांच के रूप में रिपोर्ट किया गया है, वह 6 लाख पाउंड की राशि से तैयार की गई थी, जो गो फंड मी पर इसके लिए जुटाए गए फंड रेजर से दान में मिली थी। थोड़ा और पैसा है और वे निजी अभियोजन की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आपको क्या लगता है होना चाहिए, नूरिया खान? मुझे लगता है लेबर पार्टी समेत राजनीतिक पार्टियों को शर्म आनी चाहिए कि इसमें इतना वक्त लगा। शुक्र है कि एक स्वतंत्र जांच हुई, क्योंकि अब हम एक बड़े हिस्से पर रोशनी डाल सकते हैं। और कारण भी, इन अपराधियों की मानसिकता और प्रेरणा क्या थी, ये कहते हुए मुझे दुख है पीटर। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय जांच इसमें गहराई तक जाएगी, सिर्फ इसलिए कि एक राज्य के रूप में, एक प्रतिष्ठान के रूप में हम इस्लाम को नहीं छूते।
हम इसे वही देते हैं। मैं आपसे सहमत हूँ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई वैधानिक जांच इतनी गहराई में जाएगी, कुरान की आयतों के अंशों का हवाला देगी और इन सब बातों को राष्ट्रीय जांच में इतनी स्पष्टता और सीधेपन से रखेगी। मुझे वास्तव में कोई हैरानी नहीं हुई। मुझे हैरानी नहीं है कि रूपर्ट लोव और अन्य लोगों ने ये लिखा है। लेकिन जो एक पैराग्राफ मेरे लिए बिल्कुल अलग था नूरिया, वो ये है कि इस घोटाले के केंद्र में राजनीतिक विफलता है। लगातार आई सरकारों में जातीय और धार्मिक पैटर्न से निपटने की इच्छा शक्ति नहीं थी। इसमें लेबर पार्टी खास जिम्मेदार है। शुरुआत में उसने सार्वजनिक जांच से इनकार कर दिया और केवल दबाव में आकर एक ऐसी प्रक्रिया का आदेश दिया जिसे व्यापक रूप से संदेह की नजर से देखा गया। बिल्कुल सही। उन्होंने अपने ही लड़कियों, अपनी ही युवा असुरक्षित लड़कियों को वोट बैंक की वेदी पर बलि चढ़ा दिया। और मुझे खेद है कि कहना पड़ रहा है, मुझे इसमें कोई बदलाव नजर नहीं आता। वे इस्लाम से जुड़े मुद्दों पर ही ध्यान देंगे। शायद वे कुछ बातें मान लें और अपराधियों की जातीयता दर्ज करने की बात कहें, लेकिन मुझे खेद है, ये काफी नहीं है। बहुत कम और बहुत देर से है। इन परिषदों के भीतर आपको हर स्तर पर ट्रॉमा की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों की जरूरत है। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो वास्तव में समझते हो कि ये इस्लामी सिद्धांत व्यवहारिक रूप में कैसे सामने आते हैं। एक कट्टरपंथी मुस्लिम मानसिकता कुरान का इस्तेमाल करके एक श्वेत वर्किंग क्लास लड़की का शोषण कैसे करती है, आपको ये समझना जरूरी है। आप आमतौर पर नहीं कह सकते कि हम इस जनसंख्या समूह को और देखेंगे। बिल्कुल नहीं। अगर हमें महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा रोकनी है, तो ऐसे लोगों की जरूरत है जो धर्म ग्रंथ की आलोचना करें और माने कि इस्लाम ऐसी हिंसा की इजाजत देता है। इस देश के किसी भी सुरक्षा मंत्री या ऐसे मंत्री को शर्म आनी चाहिए जो खुद को महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा का सहयोगी मानते हैं। जब वो खुद नहीं कर सकते, वो बुजुर्गों की अंगूठी चूम रहे हैं, उन्हीं परिषदों के पास जा रहे हैं जिन्होंने अत्याचार छुपाए हैं। नूरिया, हमेशा याद रखे कि विभिन्न ब्रिटिश पुलिस विभागों का आपराधिक, मैं कहूँगा लगभग आपराधिक व्यवहार, इसे न भूले। इसे सुनिए, ये वाकई भयानक है। इस आदमी की बेटी का अपहरण कर लिया गया था और उसे एक पाकिस्तानी बलात्कार गिरोह द्वारा शोषित किया जा रहा था। उसने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर पुलिस आ गई और उसे ही गिरफ्तार कर लिया। उसे सुनिए, सोचिए जरा। मैं इस तरह की अन्याय को समझ ही नहीं सकता। आप कहाँ जाते? आपकी सरकार को आपकी रक्षा करनी चाहिए और आपके साथ खड़ी होनी चाहिए जब आपको पता हो कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बजाय वे शोषकों के साथ खड़े हो गए। मुझे एक कॉल आई जिसमें बताया गया कि एलिजाबेथ कहाँ है। तो मैं वहां पहुंचा, क्योंकि मैं सीढ़ियों के पास ही रहता था। मैं वहां पहुंचा और दरवाजा जोर से खटखटाया। मैंने पर्दे में हलचल देखी। फिर शायद 5 मिनट के अंदर ही एक पुलिस की गाड़ी आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था। फिर उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और मुझे वापस वहां ले गए जहां मैं रहता था, और फिर उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो जाहिर है कि मैं फिर से बाहर बैठा हूं और मैं और ज्यादा निराश होता जा रहा हूं। अब मैं समझ सकता हूँ कि अमेरिकी क्यों कहते हैं कि आपके पास बंदूक होनी चाहिए। मुझे लगता है उस स्थिति में अगर आप एक पिता हैं, हे भगवान, मैं सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं सोच भी नहीं सकता। ये मेरी भलाई है। यही चीजें हैं जहां मुझे नहीं लगता आप कानून की परवाह करते हैं, खासकर जब कानून आपकी रक्षा नहीं करता। अगर आपको पता चले कि आपके बच्चे के साथ उस घर में दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? अगर मैंने सब कह दिया तो मुझे दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आपकी बात समझता हूँ। मुझे लगता है कि हर पिता ऐसा ही करेगा। तो मैं वापस फ्लैट पर आ गया। 1 घंटे बाद या कुछ ऐसा। लगभग 20 मिनट बाद। ठीक है, तो ऐसा लगा कि कुछ ही मिनटों में एक वैन आ गई, और इस बार मुझे लगता है कि उसमें 2 या 3 अधिकारी थे। उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले गए। मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। वे मुझे आमतौर पर आरोप लगने वाली जगह नहीं, बल्कि सीधे सेल्स के पास एक कमरे में ले गए। तो मैं वहां था। करीब आधे घंटे बाद वे आए और मुझे ले गए। बोले, चलो, तुम्हें जाना है। मैंने पूछा, क्या मतलब? उन्होंने कहा, मेरे पीछे आओ। मैं उनके पीछे चला। वे मुझे अधिकारियों के बीच से छोटे पुलिस स्टेशन से बाहर ले गए, जहां आम लोग जाते हैं। और उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैं फ्लैट में वापस आया तो मुझे पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उस समय पीछा करने के कानून अभी अभी लागू हुए थे, आप जानते हैं, सख्त वाले। तो उन्होंने मुझे जाने दिया। अगर आप कहें मेरी बेटी वहाँ है, मैं उसे बाहर लाना चाहता हूँ, तो वे क्या जवाब देते हैं? क्या वे कहते हैं वह वहाँ नहीं है या वहाँ रहना चाहती है?
जिस तरह से वे बस वही बातें जो वे मुझसे कह रहे थे, वही धमकियां जो वे मुझे दे रहे थे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? वे मेरे सवालों का जवाब नहीं देते थे, उसे बाहर क्यों नहीं निकालते? अगर वे खुद उसे बाहर नहीं निकालना चाहते थे तो फिर मुझे उसे बाहर क्यों नहीं निकालने दे रहे थे? मैं बार बार लौटता रहा। वे कहते थे तुम लोगों को उनकी नस्ल की वजह से निशाना बना रहे हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा। तो वजह क्या है? लोगों को उनकी नस्ल की वजह से निशाना बनाना। हे भगवान! दोस्तों, हमें इन पुलिस अधिकारियों के नाम चाहिए। इन्हें लंबे समय तक जेल में डालना चाहिए। मैं मान रहा हूं कि उसकी बेटी नाबालिग थी। इसे किसी भी तरह से कैसे जायज ठहराया जा सकता है? ये जो कर रहे हैं ये सब बालिग मर्द है। अगर आपको लगता है कि इसका इस्लाम से संबंध नहीं है और ये केवल कुछ बुरे लोग हैं जो इस्लाम के किसी विकृत रूप का पालन कर रहे हैं, तो इस मुस्लिम महिला की बात सुनिए जिसे ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में कुछ नहीं पता। और वैसे भी ये ग्रूमिंग गैंग या रेप गैंग की समस्या सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं है। फ्रांस में ये अल्जीरियाई लोग हैं, जर्मनी में ये सीरियाई और तुर्क लोग हैं, स्वीडन में फिर से ये सीरियाई लोग हैं। तो आप जहां भी देखें, स्पेन में ये मोरक्कन लोग हैं। ऐसा क्यों है? हमने कभी हिंदू रेप गैंग्स के बारे में नहीं सुना। हाँ, हर समुदाय में अपने अपने हिस्से के सेक्स अपराधी होते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अनोखी घटना है जिसे पश्चिमी देशों में देखा और महसूस किया गया है, और ये ज़्यादातर मुस्लिमों द्वारा की जाती है। और क्यों वही लोग? अब ये मुस्लिम महिला आपको समझाएंगी। लेकिन जब इस्लाम संगठित हुआ, उन्होंने इसे किसके साथ संगठित किया कि केवल मुसलमानों और उनके दुश्मनों के बीच वैध युद्ध के माध्यम से ही होगा। मतलब अगर हम इजराइल से लड़ते, इजराइल युद्ध अपराध है, वैध युद्ध मुसलमानों और दुश्मनों के बीच होता है। मतलब अगर हम इजराइल से लड़े, और इजराइल जमीन की बात कर रही है, बल्कि इंसानों और आज की आस्था पर भी हमला कर रही है। और अगर हम बात करें तो ये नामुमकिन है। मतलब नामुमकिन है कि वो दिन आएगा जब हम इजराइल से लड़ेंगे। हालांकि सूरह अल इसरा में इसकी खुशखबरी दी गई है। इसीलिए जब इजराइल आपसे कहता है कि 7 अक्टूबर को जो हुआ वो सिर्फ यहूदियों के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये आप सब के खिलाफ था। ये हर गैर मुस्लिम के खिलाफ है। हिंदुओं ने भी भारत में इस घटना को देखा है। वे इसे लव जिहाद कहते हैं। हर जगह वही लोग हैं। क्योंकि वे सेना के शासक बन जाएंगे। एक मुस्लिम की बात करें तो मोहम्मद ने यहूदी महिलाओं को अपने साथी सैनिकों के साथ साझा किया था। दरअसल आप में से किसी ने इस महिला के बारे में सुना भी होगा। उनका नाम सफिया था। उन्हें एक और मुस्लिम सैनिक ने चुना था और मोहम्मद को इसके बारे में उनके एक कमांडर या किसी और से पता चला, और उन्होंने कहा, प्यारे पैगंबर, आपको वो पसंद आ सकती है। उनका नाम सफिया है। वो वाकई बहुत खूबसूरत है। आप जानते हैं आपको वो पसंद आ सकती है। मोहम्मद ने उन्हें बुलाया। जब वो आईं, उन्होंने 2 यौन दासियां मूल कमांडर को दी और कहा, उसे मुझे वापस दो। यही व्यक्ति हैं जिन्हें ये लोग सच में पूछते हैं। इन्हें अब तक के सबसे महान और शायद सबसे कामुक इंसान बताया जाता है। मुसलमानों को भी वैसे ही आनंद लेना चाहिए जैसे वे खुद आनंद लेते हैं। उसके बाद पाखंडी, कट्टरपंथी और गाली देने वाले कहते हैं कि वे एशिया के पूर्व से एक महिला को लाएंगे ताकि वह दाईं ओर की शासक बने। और मेरी पत्नी उन्हें सलाह देती है कि उसे इस्लाम के लिए जगह दें और शासक के रूप में उसका आनंद ले। यही दावा है, और यही वो दावा है जो इस्लाम इस सब के बारे में करता है। इस्लाम कहता है कि या तो पत्नी या दाईं ओर की शासक। तो यहाँ दाहिने हाथ की मिल्कियत युद्ध की लूट का नतीजा मानी जाती है। ठीक है, मुझे उनकी दलील स्पष्ट पेश करनी है। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि वे इस्लाम से सीधी रेखा खींचते हैं। इस्लाम कहता है कि आप इसे केवल युद्ध की कार्रवाई के रूप में कर सकते हैं। ये समस्या है कि ये घटना पश्चिमी देशों में सिर्फ मुस्लिम पुरुषों में ही क्यों दिखती है। जैसा कि मैंने कहा, स्पेन में मोरक्कोवासी हैं, फ्रांस में अल्जीरियाई हैं,
जर्मनी में सीरियाई और तुर्क हैं, स्वीडन में सीरियाई है और ये हमेशा गैर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ ही होता है। खैर, क्योंकि मुसलमानों के लिए खुद से ये कहना बहुत आसान है कि ये दारुल इस्लाम है, माफ कीजिए दारुल हर्ब। दारुल हर्ब का अर्थ है कि इस्लाम दुनिया को दो हिस्सों में बांटता है, दारुल इस्लाम, इस्लाम का घर, और दारुल हर्ब। दारुल हर्ब का मतलब है युद्ध का घर। अब मैं जानता हूं कि हर मुसलमान इसे ऐसे नहीं देखता, क्योंकि ज्यादातर मुसलमानों को शायद इसकी परवाह ही नहीं है। लेकिन किसी भी मुसलमान के लिए ये कहना बहुत आसान है कि ठीक है, मैं युद्ध के घर में रह रहा हूँ, ये एक काफिर देश है, काफिर जमीन है, ये लोग मेरी कौम के खिलाफ नस्ल भेदी हैं, ये इस्लाम से नफरत करते हैं, ये मेरे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, ये मेरे नबी का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए हम इन लोगों के साथ युद्ध में हैं। बहुत से मुस्लिम विद्वानों ने यह कहा है, हम इन लोगों के साथ युद्ध में हैं। फिर जब आप इन लोगों के साथ युद्ध में होते हैं तो जो भी औरत आप पकड़ते हैं वह आपकी दासी बन जाती है। यही बात है। तो आप कह सकते हैं कि यह इस्लाम की सटीक शिक्षा नहीं है, लेकिन क्योंकि इस्लाम में यह प्रावधान मौजूद है, इसलिए मुस्लिम पुरुषों के लिए ये चीज़ें करना मुमकिन है। हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म में ऐसी कोई शिक्षाएं नहीं है, इसलिए हम हिंदू बलात्कार गिरोह नहीं देखते, इसलिए हम बौद्ध बलात्कार गिरोह या सिख बलात्कार गिरोह नहीं देखते। और यही वजह है कि जब आप किसी हिंदू पीडीएफ फाइल या हिंदू आर व्यक्ति हिंदू बलात्कारी को देखते हैं तो वह शर्मिंदा होगा, वह अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करेगा। मैंने यूके में निगरानी समूहों द्वारा पकड़े गए मुस्लिम पीडीएफ के कई वीडियो दिखाए हैं। वे कहते हैं मेरे धर्म में यह ठीक है। उन्हें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि उनके सिद्धांत, उनकी राजनीतिक विचारधारा जो धर्म के रूप में पेश की जाती है, उसमें इन चीज़ों के लिए प्रावधान है और वे इन चीज़ों को सही ठहरा सकते हैं। मुझे लगता है कि यह रुकने वाला नहीं है, ये आने वाले दिनों और हफ्तों में लगातार चलता रहेगा। हम इसे और भी ज़्यादा देखेंगे और मीडिया के लिए इसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाएगा। अभी वे सिर्फ रूपर्ट लो पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि इस अपराध में कुछ अनुमान के अनुसार लगभग 2,50,000 लड़कियां इसका शिकार हुई हैं। ये पूरी की पूरी एक पीढ़ी है जो खो गई है, एक पूरी पीढ़ी। हिसाब किताब का दिन आना ही चाहिए। उस पिता को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों की ऐसी कई कहानियां हैं। मेरा दिल, मुझे नहीं पता मैं क्या करता दोस्तों। मैं खुद एक बेटी का पिता हूं। मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझता कि मैं क्या करूंगा। मुझे लगता है आपकी जिंदगी वही खत्म होगी। हाँ, बस यही है। हाँ, ये नहीं हो सकता। जाहिर है मुझे सावधान रहना है। आप जानते हैं, हर पिता जानता है कि वह क्या करेगा। और एक पिता से यह कहना कि वह बस बैठ जाए और इसे सह ले, ओह, यह कल्पना से परे अपराध है।